हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स ऑफर्ड बाय प्रोग्रामिंग ग्लू। अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एरेज के ऊपर बात कर रहे थे कि एरेज क्या होते हैं, कैसे वो एक नॉर्मल वेरिएबल से अलग होते हैं, उनकी मेमोरी जो पर्सपेक्टिव के हिसाब से एरे की इंपॉर्टेंस है वो देख ली थी। एरेज को इनिशियलाइज करने के जितने भी तरीके थे वो सब देख लिए थे। तो बेसिकली जो एरेज का एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी वो हम लोग ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर तक गेन कर ली थी, समझ ली थी। आज ये जो टॉपिक है बेसिकली हम लोग इसके बारे में जानेंगे और ये टॉपिक हम लोग एरे की कंटिन्यूएशन में ही पढ़ रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज टू डायमेंशनल एरे। बिफोर गोइंग टू डायमेंशनल एरे, लेट्स रिकॉल आवर प्रीवियस टॉपिक विच इज एरे। एरे क्या होता है? एरे इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप आइटम्स। बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ओके, accessed by a single name and all variables आर ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मतलब ये कि एक डेटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है एक एरे, ठीक है, और इसका कुछ नाम होता है, ओके। मेमोरी सेक्शंस के हिसाब से देखें तो ये कॉन्टिन्यूअस में बनते हैं। मेमोरी में ये एक कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एरे का नाम लेते हैं और स्क्वायर ब्रेसेस में बताते हैं कि एरे अपने अंदर कितने मेमोरी सेक्शंस बनाएगा, ठीक है। लेट्स से 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, 5 बनाएगा, 10 बनाएगा, 100 बनाएगा, ठीक है। और ये सब मेमोरी सेक्शन किस टाइप की मेमोरी होल्ड करेंगे, बेसिकली किस डेटा टाइप के होंगे वो डेटा टाइप भी हम लोग बता देते हैं। तो फर्स्ट वी टेल द कंपाइलर अबाउट डेटा टाइप, देन एरे का नाम और उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस में एरे का साइज, ठीक है, कि एरे अपने अंदर कितने वेरिएबल्स करेगा कंटेन, कितने मेमोरी ब्लॉक करेगा कंटेन, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई एरेज के बारे में। अब एरे की होती है इंडेक्सिंग, ठीक है। एरे की इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। मतलब ये कि यहाँ पर जो ये मेमोरी सेक्शंस बना रहा था, ठीक है, हम लोग सिर्फ सिंगल वैर से थोड़ी ना इसको, जैसे जो भी एरे का नाम है उससे थोड़ी ना एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर मैंने वैर बोला तो ये कैसे पता चलेगा इस वैर के, इस एरे के मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए यूज़ होती है इंडेक्सिंग। मतलब ये कि मैं वैर के किस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे पर्टिकुलरली बोलना है, मुझे पर्टिकुलरली इस वैल्यू की बात करनी है, इस वेरिएबल की बात करनी है, इस मेमोरी सेक्शन की बात करनी है एरे में, तो मैं कैसे करूँगा? मैं कहूँगा कि वैर स्क्वायर ब्रेसेस में मैं कहूँगा 3, ठीक है। स्क्वायर ब्रेसेस में 3 कहूँगा तो इस 4th मेमोरी सेक्शन की बात हो रही है, इस 33 की बात हो रही होगी। तो इस तरीके से कुछ हम लोग एक्सेस करते हैं एरेज को थ्रू इंडेक्सिंग, ओके। तो हम लोग ने ये देख लिया था और उसके बाद एरेज का इनिशियलाइजेशन देख लिया था एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन बाय यूजिंग इंडेक्सेस एंड बाय यूज़र इनपुट। आज हम लोग को बेसिकली 2D एरेज पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि हम लोग ने एरेज को रिकॉल अच्छे से कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग 2D एरे की तरफ। 2D एरे बेसिकली क्या होता है, ये एरे ऑफ एरे होता है, ठीक है। इस बात को हम लोग समझेंगे। और बेसिकली क्या होता है कि आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी टेबल्स तो देखी होंगी, ठीक है। टेबल्स में क्या होती हैं, कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। हम लोग 2D एरेज को ऐसे अज्यूम करके चलते हैं बेसिकली कि ये एक मैट्रिक्स है या एक टेबल है, ओके। देखिए, मैट्रिक्स में भी रोज और कॉलम्स होते हैं, टेबल्स में भी रोज और कॉलम्स होते हैं। इसको डिक्लेयर करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है कि हम लोग पहले लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एरे का नाम, फिर एक स्क्वायर ब्रेसेस में हम लोग लिखते हैं कि ये कितनी रोज करेगा कंटेन, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे स्क्वायर ब्रेसेस में लिखते हैं कि ये कितने कॉलम करेगा कंटेन, ठीक है, फिर अपना सेमी कॉलम, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे इंटीजर टाइप का एक एरे होगा 2D एरे जिसके अंदर 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, ओके। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो 3x3 की एक मैट्रिक्स होगी, मैं इससे ये चीज़ कहूँ, ठीक है। तो इसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। लेकिन मेमोरी के हिसाब से ये थोड़े से अलग होते हैं। कैसे? मैं इसी को डिफाइन करता हूँ। ये तो बात होगी जो हम लोग फील करते हैं, जो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि ये एक मैट्रिक्स की तरह होता है 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप समझते हैं कि मेमोरी के हिसाब से ये कैसे अलग है, कैसे डिफर है। देखिए, एरे का नाम, ठीक है, फिर इस एरे में 3 मेमोरी सेक्शंस होंगे, ठीक है, और हर मेमोरी सेक्शंस
फर्दर अपने अंदर 3 मेमोरी सेक्शंस करेगा कंटेन। ठीक है, देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये 3 मेमोरी सेक्शंस हैं ग्रीन वाले, और हर ग्रीन वाले सेक्शन के अंदर 3 फर्दर मेमोरी सेक्शंस हैं। ठीक है, आप चाहे 0 इंडेक्स के मेमोरी सेक्शंस की बात कर लें, 1 2 3 और 1 2 3 एंड देन 1 2 3। ठीक है, तो हर मेमोरी सेक्शन अपने अंदर फर्दर मेमोरी सेक्शंस को करे हुआ है डिवाइड। ठीक है, जैसे ये भी देख लें, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है एरे ऑफ एरे। ठीक है, बेसिकली ये तो पहले एक सिंपल एरे है ही। ओके, ये एरे देखिए 3 मेमोरी सेक्शंस हैं। ठीक है, एक नॉर्मल एरे है, लेकिन इन एरे के अंदर भी तो एक एक एरे है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स का, तो इस वजह से इसको कहा जाता है एरे ऑफ एरे। ठीक है, बेसिकली इसमें कुछ मेमोरी सेक्शंस होंगे और हर मेमोरी सेक्शन फर्दर कुछ मेमोरी सेक्शंस को करेगा कंटेन। ये हो गई मेमोरी 2D एरेस का मेमोरी पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब ये बात समझ लीजिए आप कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर इस वाले की बात करनी है तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, इस मेमोरी सेक्शन में इस मेमोरी सेक्शन की बात करनी है तो मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा 0 0, मतलब ये कि 0 इंडेक्स का जो 0 सेक्शन है उसका 0th सेक्शन। ठीक है, जो उसका फर्दर 0 सेक्शन है। ठीक है, या इसको मैं सिंपल वे में मैट्रिक्स के हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो समझना एक वो अप्रोच काफ़ी एक बहुत ही आसान होगी, क्योंकि मेमोरी के हिसाब से जो भी हम लोग को समझना था कि मेमोरी में ये एक लीनियर फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि ये एक मैट्रिक्स या एक टेबल है, क्योंकि उससे समझना आसान हो जाता है। तो जिससे समझना आसान हो जाता है उसी एक तरीके से हम लोग समझते हैं। बेसिकली अगर मुझे इसकी बात करनी है इस वेरिएबल की, तो मैं कहूँगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यही देखिए जो हम लोग मैट्रिक्स में लिखते हैं 0 0 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, देन हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो बेसिकली ऐसे ही हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग ने क्या समझा अभी तक कि 2D एरेस क्या होते हैं, उसकी डिक्लेरेशन देख ली कि कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका जो एक मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके हिसाब से भी समझा कि 2D एरेस एक्चुअल में मेमोरी पे टेबल्स के जैसे नहीं होते। ठीक है, ये टेबल्स के जैसे नहीं होते, एक लीनियर फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम लोग समझने के लिहाज से समझ के चलते हैं कि ये मेमोरी में और हर एक तरीके से ये टेबल या मैट्रिक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, समझना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या है ना, मेमोरी रैम निकाल के थोड़ी ना रैम पे वर्क करना है, बस उसका एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि ऐसा कुछ होता है। अगर आपसे क्वेश्चन वाइवा वॉइसेस में पूछा जाता है या इंटरव्यूज में पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, बाकी हम लोग को काम तो एक मैट्रिक्स के हिसाब से ही करते हैं, मैट्रिक्स या टेबल के हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं कि इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कैसे इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ। देखिए हम लोग को एरेस को इनिशियलाइज करने के 3 तरीके थे हम लोग के पास। ओके, इट्स माई मिस्टेक। तो हम लोग के पास 3 तरीके थे। पहला था डिक्लेरेशन के टाइम हम लोग इसको इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। लेट्स से मैंने इन टाइप का एक एरे बनाया। ठीक है, जो अपने अंदर 3 वेरिएबल्स करेगा कंटेन और फर्दर हर वेरिएबल अपने अंदर 3 वेरिएबल करेगा कंटेन। ओके, इसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, फिर मैंने लगाया कर्ली ब्रेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाया मैंने। फिर बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस जो भी मेमोरी सेक्शन में जो भी फर्दर मेमोरी सेक्शंस हैं इसमें कुछ वैल्यू रखूँगा। तो इसमें वैल्यू रखने के लिए मुझे फिर से इसी कर्ली ब्रेस के अंदर फिर एक कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। बेसिकली मैं 0th इंडेक्स के जो भी सेक्शंस हैं, जो भी मेमोरी ब्लॉक्स हैं, उसमें कुछ वैल्यू रखना चाहता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। अब
पहली रो में मुझे कोई वैल्यू रखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे ये वैल्यू चली जाएगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे ये, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे ये वैल्यू चली जाएगी। ओके, इसके बाद एक रो हो गई कंप्लीट। उसके बाद मैं इस कर्ली ब्रेस के बाद जो मेन कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस हैं उसके बाद लगाऊंगा कॉमा। यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक रो हो गई कंप्लीट। ओके, एक मेमोरी सेक्शन हो गया फिल। ठीक है, ये पूरी रो कंप्लीट हो गई, बेसिकली ये मेमोरी सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सेकेंड मेमोरी सेक्शन की बात करूँगा। ठीक है, मैं फिर से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, मैं लिखूंगा 4, 5, 6। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम पे चली गई। तो सेकंड रो भी इससे हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो ये वाली रो जो है ये पूरी होगी कंप्लीट। ठीक है, तो मतलब ये कि ये वाला मेमोरी सेक्शन हो गया होगा फिल इससे। ठीक है, अब इसके बाद मैं फिर से कॉमा लगाऊंगा, मैं फिर से थर्ड रो में कुछ चीज़ें भेजूंगा, कुछ एलिमेंट्स भेजूंगा, लेट्स से 7, 8, 9। ठीक है, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इसको अगर इनिशियलाइज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे कि पहले मेन कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर उसके अंदर फर्दर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और उसके अंदर कॉमा से सेपरेटेड करते हुए जितने भी वेरिएबल्स मुझे पहुंचाने हैं, जितनी भी वैल्यूज़ मुझे पहुंचानी है मैं वो पहुंचाऊंगा। फिर उसके बाद लगाऊंगा हर कर्ली ब्रेसेस के बाद कॉमा, और हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद कॉमा। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे वैल्यूज़ को इनके इंडेक्सेस पे पहुंचाते हैं, कैसे 2D एरेज को इनिशियलाइज करते हैं एट द डिक्लेरेशन टाइम। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिक्लेरेशन है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बात हो गई बेसिकली कि हम लोग कैसे एट द डिक्लेरेशन टाइम एक्चुअली एरेज को कर सकते हैं इनिशियलाइज, 2D एरेज को कर सकते हैं इनिशियलाइज। अब दूसरा तरीका क्या होता है वो ये कि हम लोग इसके इंडेक्सेस को यूज़ करें। ओके, इसके इंडेक्सेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से मैंने लिखा ARR। मैं मान लीजिए मैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे कुछ पहुंचाना चाहता हूँ। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मान लीजिए ये सेकेंड रो है और इसका ये थर्ड कॉलम, मैं यहाँ पर कुछ पहुँचाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं ऐसे लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो मैं लिखूँगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, ये मैंने इसका इंडेक्स यूज़ किया। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू पहुँचाना चाहता हूँ, लेट्स से 156, यहाँ पर ये वैल्यू जाएगी पहुँच। ठीक है, इसके बाद मुझे इसके किसी और इंडेक्स पे कुछ वैल्यू पहुँचानी है, लेट्स से मुझे पहुँचाना है इसके फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट रो हो गई, और सेकेंड कॉलम मीन्स 0, 1। तो मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इस वाले मेमोरी सेक्शन की। ओके, अब इसमें मुझे कुछ वैल्यू पहुंचानी है, सिंपल मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा और मैं कह दूंगा जो भी वैल्यू मुझे पहुंचानी है। तो मैं ऐसे इसके इंडेक्सेस का यूज़ करके इसमें वैल्यू पहुंचा सकता हूं। अब बात आती है यूज़र इनपुट के थ्रू कैसे इसमें वैल्यूज़ पहुंचाएं। देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें रोज़ हैं और कॉलम्स हैं जो कि दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, देखिए ये भी 0 से 2 तक चेंज हो रहा है और ये भी 0 से 2 तक चेंज हो रहा है। तो मुझे इतना तो ऑब्वियस है कि इसमें 2 लूप्स लगेंगे। ठीक है, तो मैं लूप्स के लिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को कर लेता हूँ डिक्लेयर। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक्चुअली देता हूँ मैसेज इंट ओके एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर लूप लगाता हूँ, एक फर्स्ट फॉर लूप। फर्स्ट फॉर लूप क्या करेगा, ये करेगा रोज़ को हैंडल। ठीक है, फर्स्ट फॉर लूप रोज़ को हैंडल करेगा और दूसरा फॉर लूप कॉलम्स को हैंडल करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। पहला लूप चलेगा 0 से लेके 2 तक। ठीक है, 0 से 2 तक, 0, 1, 2 मतलब 3 रोज़ के लिए चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग की मैट्रिक्स भी है, जो हम लोग का एरे है वो 3x3 की एक मैट्रिक्स है, 3x3 की एक टेबल है। ओके, सो इस वजह से ये एक्चुअली लूप चलेगा 0 से 2 तक। ठीक है, तो I <3। ओके, <3 मतलब जब तक ये 3 से छोटा रहेगा, 3 से छोटा मतलब 2 तक ही चलेगा। ठीक है,
अगर आपने लूप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको ये रिलेशन समझ में आ रहा होगा कि ये लूप कहाँ तक चलेगा। जब तक i की वैल्यू 2 है तब तक चलेगा, ठीक है। जैसे ही i की वैल्यू 2 से बढ़कर हो जाएगी 3, ये लूप हो जाएगा एंड, ओके। और हर बार i की वैल्यू बढ़ती रहे। इसके अंदर ये तो हो गए, एक्चुअली ये हो गई रोज कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब मुझे करना है कॉलम्स कंट्रोल, तो मैं j फ्रॉम 0, ओके, 0 एंड j लेस देन 3, j प्लस। अब क्या होगा, ये तो हो गया रो को, एक्चुअली रो को हैंडल करने के लिए। अब ये कॉलम्स को हैंडल करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा बेसिकली क्या, scanf, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये कैसे वर्क करेगा। एट द एड्रेस ऑफ, ओके, द एड्रेस ऑफ ARR, ओके। देखिए जब i 0 होगा तो ये कंडीशन होगी ट्रू, लूप अंदर आएगा, फिर इसको एक और लूप मिलेगा, ठीक है। इसको जैसे ही लूप मिलेगा ये इसकी कंडीशन देखेगा और इसकी जो भी वैल्यू है, j की वैल्यू 0 है और 0 इज लेस देन 3 ट्रू है, फिर इसके अंदर आएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू इनपुट होगी, देखिए i 0 है और j है 0, मतलब ये कि 0,0 इंडेक्स पे जो भी यूज़र करेगा इनपुट वो चला जाएगा। फिर आपका j इंक्रीज होगा क्योंकि अभी ये लूप पूरा पहले चलेगा, ठीक है। फिर j इंक्रीज करेगा, j 0 से 1 हो जाएगा, तो i पहले से 0 है, 0 1, मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे कुछ वैल्यू चली जाएगी। फिर ये इंक्रीज करेगा 1 से, मतलब अब ये बढ़कर हो जाएगा 2 और यहाँ पर होगा 0,2, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले मेमोरी लोकेशन की हो रही है बात, ओके। यहाँ पर जो भी यूज़र इनपुट करेगा चला जाएगा। उसके बाद जब ये लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि जब 2 से बढ़कर ये j3 हो जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ इस लूप से बाहर आएगा कंट्रोल और वापस इस लूप पर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मेन लूप चल ही रहा है। फिर i 0 था, अब i बढ़कर 1 हो जाएगा, फिर इस लूप के अंदर आएगा कंट्रोल, फिर से ये j वाला लूप चलेगा। तो इस बार क्या है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू इस बार 0 है, तो 1,0, ठीक है। 1 0th इंडेक्स, मतलब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। इट्स ऑब्वियस, जो भी वैल्यू इनपुट होगी वो यहाँ पर चली जाएगी। ऐसे ही j इंक्रीज करता रहेगा, ऐसे ही i इंक्रीज करता रहेगा, तो हर मेमोरी सेक्शन पर वैल्यू जाती रहेगी, ठीक है। अगर जो यूज़र ने इनपुट किया है वो मुझे दिखे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा लेता हूँ और यहाँ पर scanf को हटा के, ठीक है, लॉजिक तो सेम रहेगा, ठीक है। मुझे हर सेक्शन से वैल्यू लानी है, लॉजिक तो सेम रहेगा, हर रो हर कॉलम से वैल्यू लानी है, तो 2 फॉर लूप तो लगेंगे ही 2D एरे में, ओके। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ printf, ठीक है, वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर उस एरे का नाम और उसकी रो और कॉलम, ओके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस वाले लॉजिक से मैं वैल्यू पहुँचा दूंगा एरे में और इस वाले लॉजिक से इतने कोड से मैं वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको सेव करा और मैं करता हूँ कंपाइल एंड रन, ठीक है। इट्स कंपाइलिंग और ये कंपाइल हो चुका है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। मैं पहले वैल्यूज़ इंटर करता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे मैं इंटर करूँगा, इंटर हिट करूँगा, वैसे ही आपको लगता है कि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, जैसे कुछ रोज कुछ कॉलम्स। लेकिन मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि मेमोरी के पर्सपेक्टिव से ये एक लीनियर फॉर्म ही होती है, ओके। ये मेमोरी में एज इट इज़ रो एंड कॉलम्स नहीं होती है स्टोर, ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पर एक लीनियर फॉर्म आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेमोरी तो इसे एक लीनियर कलेक्शन ही समझ रही है। अब आप देखिए ये एक लीनियर कलेक्शन है, ये वाला डेटा भी और ये वाला एरे भी, ठीक है। सारे कलेक्शन जो भी हैं, जो भी एरे हैं, चाहे एरे मेन एरे हो, ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला, चाहे ये अंदर ग्रीन के अंदर का ग्रे वाला, ठीक है, ये एक लीनियर फॉर्म में ही कर रहे हैं एग्जिस्ट। लेकिन
अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम लोग कैसे इसको एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली समझिए इस बात को कि जैसे जो एक्चुअली कॉलम कंटेन हो रहे हैं, ठीक है, जो कॉलम को हैंडल करने के लिए लूप चला रहे हैं, तो मतलब ये कि जब ये एंड हो, ठीक है, तो लाइन चेंज हो जाए। होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि जब एक रो फिल हो जाए, ठीक है, हर कॉलम में वैल्यू चली जाए, ठीक है, तो जब एक रो कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या हो कि लाइन चेंज हो जाए, फिर दूसरी रो ऐसे ही फिल होगी और ऐसे ही तीसरी रो। अब आपको समझ में आ गया हो कि चेंज कहाँ पर आएगा। देखिए लाइन चेंज करनी है तो पक्का है कि हम लोग को \n लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो पक्का है। लेकिन देखिए ये हम लोग का क्या कर रहा है, हर कॉलम में वैल्यू पहुँचा रहा है। देखिए हर एक रो में, हर एक कॉलम पर, एक सेक्शन पे ये वैल्यू पहुँचा रहा है, ठीक है। जब पहली रो में कुछ भर जाता है, कुछ फिल हो जाती है, कुछ मेमोरी लोकेशंस फिल हो जाती हैं वैल्यूज से, तो क्या हो कि फिल होने के बाद एक लाइन चेंज हो जाए, मतलब ये एक लाइन नीचे आ जाए, ठीक है। तो मैं इसके बाद लगाता हूँ लाइन चेंज करने का कोड विच इज़ \n, ओके, ठीक है। मतलब ये कि जब फर्स्ट रो में सारे कॉलम्स भर जाएंगे, ठीक है, तो एक लाइन चेंज हो जाएगी। फिर सेकेंड रो में जब सारे कॉलम्स भर जाएंगे तब एक लाइन चेंज हो जाएगी। फिर जब थर्ड रो में सारे कॉलम्स भर जाएंगे तो एक लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं। जैसा कि हम लोग ने सोचा है वैसा ही कुछ आउटपुट मैट्रिक्स के फॉर्म में आना चाहिए, तो हम लोग मानेंगे कि हम लोग का प्रोग्राम कर रहा है वर्क। ये मैंने इंटर करनी शुरू करी। अब मैं इंटर करता हूँ तो मुझे एक टेबल के फॉर्म में चाहिए डेटा, ठीक है, देखते हैं। ओके, तो हम लोग का टेबल के फॉर्म में डेटा आ चुका है। देखिए जब पहली रो में सारे एलिमेंट्स भर गए, लाइन चेंज हुई, ठीक है। फिर सेकंड रो में सारे एलिमेंट भर गए, फिर लाइन चेंज हुई। फिर थर्ड रो में सारे एलिमेंट भर गए, फिर देखिए यहाँ पर लाइन चेंज हुई है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको 2D एरेज में ये समझ में आया होगा कि 2D एरेज क्या होते हैं, हम लोग किस किस तरीके से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और हम लोग इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब आप मैट्रिक्स को, जो भी आपके मैट्रिक्सेस हैं, जो भी टेबल्स हैं, जो भी डेटा है, हम लोग उसको सॉर्टेड वे में शो कर सकते हैं, ओके। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले हो रिगार्डिंग एरेज, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।